बायो-सेवर्ट के नियम का एक दो अनुप्रयोग है। एक कुंडली की अक्ष पर तीव्रता और दूसरा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता कैसी होती है, किस डायरेक्शन में होती है और कितनी होती है, इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे पिछली क्लास में आपने देखा था, ये एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है, ये इसका सेंटर है। तो इस कुंडली में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। मान लीजिए इस तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो फ्लेमिंग की दाएं हाथ की हथेली का नियम यदि हम यहाँ पर अप्लाई करें, अंगूठा विद्युत धारा की डायरेक्शन में रखें और अंगुलियों को थोड़ा सा मोड़ें, तो हमें ये समझ में आता है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ भी आप अप्लाई करके देख सकते हो डायरेक्शन अंगूठे की करंट की डायरेक्शन में। ये उल्टा हो गया। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये केंद्र से अंदर की ओर जाएगा और यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ भी यही था, केंद्र से अंदर की ओर जाएगा और यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा। मतलब इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होती है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। इसको हम क्रॉस से व्यक्त करते हैं। ये तो हो गई दिशा। यदि विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज विद्युत धारा फ्लो होगी, तो यहाँ भी हम फ्लेमिंग की हथेली, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। अंगूठे को सेट किया विद्युत धारा की डायरेक्शन में, अंगुलियों को मोड़ा, तो ये केंद्र से बाहर की ओर निकलेगा। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, अंगूठा विद्युत धारा की डायरेक्शन में, अंगुलियों को मोड़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर निकलेगा। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस ब्लैक बोर्ड से बाहर की ओर होगी। तो जब किसी कुंडली में विद्युत धारा फ्लो होती है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमने ज्ञात कर ली। अब हम इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं। अब हम इसका मान और ज्ञात करना चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो उसके लिए हम बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। ध्यान दो, किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डायरेक्शन तो आपने समझ ली कि यदि एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, और यदि क्लॉकवाइज हो तो डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। लेकिन उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आप यहां ध्यान दो। तो उसके लिए हमने माना ये एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है, एक तांबे के तार को बार बार लपेटा गया है। मान लीजिए इसमें n फेरे हैं, n बार हमने इस तार को लपेटा, तो ये धारावाही वृत्तीय कुंडली ये हमें प्राप्त हो गई। ये इसका सेंटर है। इस डायरेक्शन में मान लो विद्युत धारा फ्लो हो रही है। डायरेक्शन को आप कुछ भी मान सकते हो, इसका प्रश्न पर कोई खास अंतर नहीं आता है। ठीक है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज मान लो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज मान लो। डायरेक्शन से इस डेरिवेशन का कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन दिशा का है। यदि आपको दिशा फाइंड करनी है तो हमें डायरेक्शन पे ऐसे ध्यान देना। तो जो हम ये व्यंजक कर रहे हैं, इसमें आप एक कुंडली मानेंगे, ये धारावाही वृत्तीय कुंडली है, इसमें ये विद्युत धारा ऐसे फ्लो हो रही है। इस कुंडली की त्रिज्या r है, इस कुंडली की त्रिज्या को r मान लिया, और यहां पर एक अल्पांश AB लेते हैं। अल्पांश AB
क्योंकि हमें ये बायो सेवर्ट के नियम से इसकी तीव्रता फाइंड करनी है, और बायो सेवर्ट का नियम किसी अल्पांश के लिए ही परिभाषित होता है। तो उसके लिए हमने कुंडली पर एक अल्पांश ए भी लिया, ठीक है, अल्पांश ए भी। थोड़ा हम बायो सेवर्ट के नियम को याद करने की कोशिश करें। उसमें एक अल्पांश लिया गया था जिसकी लंबाई dl थी, अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P था जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी, और ये वाला एंगल थीटा होता था। ये था बायो सेवर्ट का नियम। अब इस बायो सेवर्ट के नियम को हम कुंडली के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये कोई धारावाही वृत्तीय कुंडली है, जो ये तार था उसको हमने फोल्ड करके कुंडली बना दी, ठीक है। इस तार पर एक अल्पांश दिया गया था, तो वो तार अब चूंकि वृत्तीय शेप में है तो ये हमने इस पर अल्पांश ले लिया। अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये बिंदु P कहाँ है? प्रश्न को पढ़िए। कुंडली के केंद्र पर तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब बिंदु P कहाँ पर होगा? केंद्र पर। कुंडली के केंद्र पर। केंद्र कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है। बिंदु P की अल्पांश से दूरी r है, तो बिंदु P की अल्पांश से दूरी यहाँ पे हमने r मानी, और संयोग से यही वृत्त की त्रिज्या भी है। समझ आया? इस कंडीशन में जो अल्पांश की बिंदु P से दूरी है वही क्या है? वही वृत्त की त्रिज्या भी है। जब हमने कुंडली की अक्ष पर तीव्रता का डेरिवेशन किया था, ये कुंडली थी, यहाँ अल्पांश था, यहाँ बिंदु P था, और ये उस कुंडली की त्रिज्या थी। तो अल्पांश का बिंदु P से दूरी अलग थी और कुंडली की त्रिज्या अलग थी। दिख रहा है आपको? त्रिज्या अलग है और अल्पांश की बिंदु P से दूरी अलग है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, बिंदु P चूंकि खुद केंद्र पर आ गया है, इसलिए अल्पांश की बिंदु P से दूरी भी यही लाइन बताती है और इस कुंडली की त्रिज्या भी यही लाइन बताती है, ठीक है। मतलब यहाँ अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं है, वही कुंडली की त्रिज्या है और वही अल्पांश की बिंदु P से दूरी भी है। इसलिए हम यहाँ पर त्रिज्या को अलग से ए नहीं मानेंगे, वो r में ही समाहित हो जाएगी, r ही उसको व्यक्त करेगा। इसमें कोई डाउट किसी को? यदि ये बिंदु P यहाँ होता कुंडली के बाहर, तो त्रिज्या ये होती और दूरी अल्पांश की ये होती, दो अलग अलग बातें होती। लेकिन चूंकि वो बिंदु P कुंडली के केंद्र पर आ गया है, इसलिए अल्पांश की दूरी भी वही है और कुंडली की त्रिज्या भी वही है, ठीक है। तो बायो सेवर्ट के नियम को जो हम देख रहे थे कि अल्पांश r दूरी पर कोई बिंदु P और ये एंगल थीटा, इस तार को हमने फोल्ड करके कुंडली बना दी, इस P को उठा के कुंडली के केंद्र पर रख दिया, ये अल्पांश है, ये दूरी r थी वो अब त्रिज्या बन गई क्योंकि बिंदु P केंद्र पर आ गया, और ये जो एंगल है वो एंगल ये थीटा। अल्पांश का बिंदु P से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके साथ एंगल ये थीटा, ठीक है। मतलब ये चित्र वास्तव में बायो सेवर्ट के नियम से ही बनाया गया है। उसमें तार की लंबाई थी, तार सीधा था, उस लंबाई को फोल्ड करके हमने एक कुंडली बना दी, तो ये डायग्राम बन गया। अब डेरिवेशन देखिए, शुरू करना है बायो सेवर्ट के नियम से। अल्पांश के कारण तीव्रता हमें ज्ञात करनी है पहले। तो अल्पांश के इतने से भाग के कारण तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से आप सबको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हम पूरी कुंडली के कारण तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन बायो सेवर्ट ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी है। बायो सेवर्ट ने कहा था कि हमारे नियम से आप केवल एक छोटे से हिस्से, एक अल्पांश के कारण ही तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने कुंडली पर एक अल्पांश को इस प्रकार से माना, इतने से भाग के कारण यहाँ पर तीव्रता का मान होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। ये एंगल
ये एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू बताइए कितनी वैल्यू है थीटा की, किसी को पता है? 90 कैसे? क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ी है, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, ठीक है? क्योंकि ये त्रिज्या है और ये इसकी परिधि है, तो त्रिज्या परिधि पर हमेशा लंब होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू है 90। यहां पर रख दें तो dv की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 पाई IDL sin 90। sin 90 मींस 1। sin 90 मींस 1। ये समझ आया? यस सर। ये कुंडली है, इस पर अल्पांश लिया, इसकी त्रिज्या परिधि पर लंब थी, तो वायु सेवक के नियम में थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो sin 90 का मान हो गया 1। तो अल्पांश के कारण तीव्रता हो गई μ0/4 पाई IDL/r²। ठीक है, ये अल्पांश के कारण तीव्रता है, लेकिन हमें तो संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि हमें इतने से भाग के कारण तीव्रता पता है, तो हम कुंडली पर ऐसे अनेक अल्पांशों को लेते हैं और उन सभी अल्पांशों को आपस में जोड़ देते हैं, तो संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता ज्ञात हो जाती है। एक ये अल्पांश के कारण तीव्रता dv, यहाँ यदि एक और अल्पांश होता, फिर यहाँ एक और अल्पांश होता, फिर यहाँ एक और अल्पांश, ये अल्पांश, ऐसे हमने इस कुंडली पर बहुत सारे अल्पांश लिए, ये, और इसके कारण तीव्रता भी यही आएगी, इसके कारण भी तीव्रता यही आएगी, इसके कारण भी यही आएगी, इन सब के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसी आएगी। ठीक है, तो यदि हमें संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें इन सभी अल्पांशों के कारण जो तीव्रताएं हमने ज्ञात की है, उन सभी को आपस में ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हम इस निशान का यूज करते हैं, सम ऑफ dv सम ऑफ μ0/4 पाई IDL/r। ये 1 है, 1 को लिखना आवश्यक नहीं होता, 1 तो हर जगह होता है। सम ऑफ dv मतलब सभी अल्पांशों के कारण तीव्रताओं का योग, मतलब b, संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता। अब इस पक्ष में हमें सबको ऐड करना है, तो क्या ऐड होगा? आप सब जानते हैं कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं। μ0/4 पाई का कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट है, यहां ध्यान दो, पाई कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि संपूर्ण कुंडली में एक सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए आई भी एक कांस्टेंट है। इस वृत्त की ये त्रिज्या चाहे यहां बनाओ, चाहे त्रिज्या यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, चाहे यहां बनाओ, किसी भी अल्पांश में आप त्रिज्या बनाओगे तो वो एक समान रहेगी, तो ये r² की एक कांस्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट क्या हो सकता है? केवल अल्पांशों की लंबाइयां, तो सम ऑफ dl ये कांस्टेंट नहीं है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? फिर से एक बार देखो सब ध्यान से, हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। दिशा हम दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तीव्रता का व्यंजक हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमने कुंडली पर अल्पांश लिया और अल्पांश के कारण तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से ज्ञात होती है। ये हमने बायो सेवर्ट का नियम लिख दिया। अल्पांश वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, तो यहाँ पे 90 पुट कर दिया, sin 90 का मान 1 हो गया। तो ये अल्पांश के कारण तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब ऐसे इसमें बहुत सारे अल्पांश हैं। ठीक है, एक घर में 7 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 100 रुपए कमाता है। ठीक है, तो पूरे परिवार की कमाई यदि हमें निकालना है, तो 100 रुपए प्लस 100 रुपए प्लस 100 रुपए, कितने मेंबर्स हैं? 7। इन सभी 7 कमाइयों को हम जोड़ देंगे। तो हमने ऐसे यहाँ पे क्या किया, एक अल्पांश के कारण तीव्रता ये है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे अल्पांश हैं जो सभी इतनी इतनी तीव्रता को उत्पन्न करते हैं। तो हमने इन सभी अल्पांशों की तीव्रताओं को जोड़ दिया।
तो क्या आ जाएगा, पूरे परिवार की कमाई, मतलब संपूर्ण कुंडली के कारण तीव्रता। ये भी अब जुड़ते कैसे हैं, उसका तरीका ये है कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स है u नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर वो बाहर निकाल दो, केवल कौन जुड़ेगा, सम ऑफ dl। अब सम ऑफ dl को देखो, ये एक dl अल्पांश, दूसरा अल्पांश, तीसरा अल्पांश, चौथा अल्पांश, पांचवा अल्पांश। यदि हम इन सभी अल्पांशों को जोड़ दें, ये हमने एक अल्पांश लिया, ये दूसरा अल्पांश, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये नौवां। हमने इन सभी अल्पांशों को जोड़ दिया, तो सभी अल्पांशों को जोड़ने से ये बन गया, कुंडली की परिधि बन गई। ठीक है, यदि हम इन सभी टुकड़ों को ऐसे जमा देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा सर्कल बन जाएगा, पूरी कुंडली बन जाएगी, मतलब कुंडली की परिधि बन जाएगी। और परिधि के बारे में आप सब जानते हैं, कुंडली की परिधि होती हमेशा कितनी, 2 पाई r। तो ये तीव्रता का मान आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। सम ऑफ dl, सम ऑफ dl क्या होता है, उस कुंडली की परिधि। सम ऑफ dl का मतलब है अल्पांशों की लंबाइयों का योग। अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ेंगे तो पूरी लंबाई बन जाएगी। सर्किल में लंबाई नहीं होती, सर्किल में परिधि होती है, तो कुंडली की परिधि बन गई, मतलब 2 पाई r। ठीक है, ये r से r कैंसिल हो गया, तो p इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i अपॉन r। ये r कैंसिल हो गया है, तो 2 पाई i अपॉन r। ठीक है, आप चाहो तो ये पाई से पाई भी कर सकता है, 2 से 4 भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली हम ज्यादा इसको काटते नहीं है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, अंकित प्रश्न करते हैं, तो हमें इस कांस्टेंट का मान याद है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 टू द पावर, दिखाया था हमने आपको, -7 पाई का मान होता है 10 टू द पावर -7। अब यदि आप इसे काट पीट दोगे तो उसके मान में फिर अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस कांस्टेंट को काटने से बचते हैं। बाकी आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, करंट नहीं माना जाएगा। लेकिन आप लोगों को हमें प्रॉब्लम हो जाएगी यदि हम जब सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पे हम इसका फिर मान 10 टू द पावर -7 नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम इसको काटते नहीं है, लिखा है जो वैसे भी क्या प्रॉब्लम। तो ये है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सम ऑफ dl की जगह पर 2 पाई r आ गया, कुंडली की परिधि r, r को कैंसिल कर दिया, तो 2 पाई i अपॉन r। ये अब यदि हमने इस तार को एक के ऊपर एक n बार लपेटा होगा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, n राउंड, ठीक है, तो ये जो आंसर आया है वो 1 राउंड का आंसर आया है। देखो, ये अल्पांशों को हमने जोड़ा तो एक कुंडली की परिधि बनी, एक परिधि बनी कि नहीं बनी। यदि इसको n बार लपेटा गया होगा तो क्या आंसर आएगा, तो यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में n राउंड हो, तो इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन r। एक राउंड के लिए 2 पाई i अपॉन r, और यदि n बार लपेटा गया होगा तो 2 पाई n i अपॉन r। ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है और आपसे करते बनना चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार बहुत शॉर्ट में देखो, जब भी किसी कुंडली में विद्युत धारा फ्लो कराई जाती है तो उसके केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कैसे पता, ये हमने फिर हथेली से नियम वाले शब्द में याद किया, ये केंद्र पर एक चुंबकीय बनता है, डायरेक्शन या तो बाहर होगी या अंदर होगी। ठीक है, वो कौन बताएगा, वो फ्लेमिंग का दाएं हाथ की हथेली का नियम बताता है कि वो क्षेत्र किस तरफ बनता है। डायरेक्शन हो गई, कितना बनता है, उसके लिए हमने डेरिवेशन किया कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन r। इतना चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुंडली के केंद्र पर बनता है। ठीक है,
तो इसकी प्रैक्टिस करना, इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।